हेलो जैंकिन्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपशिखा सिंह ओजांकास अकेडमी की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, यानी जो दल बदल कानून है जो हमारी 10वीं अनुसूची में ऐड किया गया 52nd संवैधानिक संशोधन के बाद 1985 में। तो इस बारे में हम बात करेंगे क्योंकि अक्सर ये मसले देखे गए हैं कि जो मेंबर है वो चुने गए हैं, फिर उनसे यदि खफा हो जाता है या उन्हें कोई दूसरी पार्टी पैसा खिला देती है या खरीद फरोख्त विधायकों की होती है, सांसदों की, तो उसमें वो पार्टियां बदल लेते हैं उस पार्टी, क्योंकि वो इलेक्ट होके आए हैं, जनता ने उन्हें चुना है अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने, लेकिन वो उन पर खरा नहीं उतरते हैं, वो सिर्फ पार्टी खेलते हैं। तो इसी से ये कॉन्सेप्ट आया था कि 1947 से लेकर 1980 तक ये कानून नहीं था इस तरह का। तो उस समय आयाराम और गयाराम का कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से चल पड़ा था। तो इसी को ख़त्म करने के लिए, इसी को टैकल करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है उसको कम करना, लोकतंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना, और जो पार्टी के मेंबर्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्तरदायी बनाना, रिस्पॉन्सिबल बनाना। तो ये इसके कुछ मुख्य उद्देश्य थे। और जो पार्टी के उसके मैनिफेस्टो हैं, जो उसका एजेंडा है, उस पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कराना, ये इसके उद्देश्य हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें जब कोई किसी को निरस्त कर दिया जाता है किसी की मेंबरशिप, तो इस पर निर्णय कौन लेता है एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले में। तो इसका सुप्रीम डिसीजन मेकर लेते हैं वो स्पीकर होते हैं, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनको वे लेते हैं, लेकिन ये फाइनल डिसीजन लेते हैं। लेकिन इसे जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है, यानी न्यायालय में इसकी जांच की जा सकती है कि कहीं ये पार्टी के सत्ता पार्टी से तो प्रेरित नहीं है कि उनके कहने पर ऐसा हुआ। इन सारी बातों को प्रॉपर जांच की जा सकती है। अब बात करेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ में कौन कौन से प्रावधान हैं, क्या क्या उसमें बातें कही गई हैं। तो जो निर्दलीय चुन के आते हैं, यानी कि जो बिना किसी दल के सपोर्ट के चुन के आते हैं, उनको निर्दलीय कहते हैं। ऐसे एमपी या एमएलए यदि कोई पार्टी ज्वाइन कर ले तो इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। यदि सदन का कोई सदस्य अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दे तो भी उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। यदि कोई मेंबर जो पार्टी के द्वारा जारी की गई या पार्टी के मेंबर के द्वारा जारी की गई व्हिप, यानी कि उसमें कहा जाता है कि आप ये एजेंडा है हमारा, आप इसी के अनुसार वोटिंग करेंगे, इसी के अनुसार चलेंगे, तो यदि उस व्हिप के विरुद्ध यानी पार्टी के विरुद्ध वो सदन में वोटिंग कर देते हैं तो भी उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है। और यदि व्हिप द्वारा बुलाए जाने पर जिस समय सदन में वोटिंग हो रही है, यदि वो बिना पार्टी को सूचित किए अनुपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट बिल आने वाला है, तो ऐसे मामले में यदि वो अनुपस्थित हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। यदि इसमें अपवाद की बात करें कि अपवाद क्या है, तो यदि 2/3 सदस्य, यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य दल को बदल लें तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लागू होगा, क्योंकि लगभग पार्टी के ढेर सारे मेंबर लगभग 2/3 सदस्य वो अलग हो गए, यानी कि ये बहुमत में चला गया। तो जब ढेर सारे लोगों का विचार एक साथ मिल गया और वो अलग पार्टी बना लिए, दल को बदल लिए, तो या पार्टी में विभाजन हो गया, 2 खंड हो गए उसके, तो कौन सा मेंबर किधर गया तो वो उनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो ऐसे में भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लागू होगा। यदि कोई मेंबर इलेक्ट हुआ है अब 6 महीने बाद अपने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है तो भी उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। अब हम बात करेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ी चुनौतियाँ क्या क्या हैं। इसमें क्या है कि जो चुने गए सदस्य होते हैं, जो हमारे और आपके द्वारा हमने चुन के भेजा हुआ अपने विधायकों को, सांसदों को, उनको अपने इच्छा अनुसार, यानी कि अपने मन की आवाज़ के अनुसार वोटिंग करने की स्वतंत्रता नहीं होती कि उनका अपना खुद का राय क्या है, वो किसी इशू पर, किसी चीज़ पर क्या विचार रखते हैं, उनको इसकी कोई स्वतंत्रता नहीं होती। पार्टी के लाइन के अकॉर्डिंग ही उनको वोट करना होता है, वो उन पर बाउंडेड होता है, यानी वो बाध्य होते हैं।
दूसरा, जनता की भलाई के से ऊपर उनकी पार्टी की लाइन है, यानी कि यदि कोई इशू ऐसा है कि यदि कहा जा रहा है कि जो है इस क्षेत्र में जो है सस्ती बिजली देनी चाहिए, या फिर ऐसा हो कि उनका यदि किसी मेंबर का विचार हो कि इस क्षेत्र में जो है सस्ती बिजली नहीं देनी चाहिए, नहीं तो ये निर्भर हो जाएंगे क्योंकि इससे जो है कंपनियों का बहुत नुकसान होगा। लेकिन यदि उनकी पार्टी कहती है कि नहीं नहीं, इस पर जो है तुम्हें ऐसे ही वोट करना है कि यहाँ पे सस्ती बिजली, सस्ता पानी, सब कुछ जो है फ्री में दिया जाए, तो जो है आपको उसके अनुसार ही वोटिंग करना होगा। तो यहाँ पे जो है ये बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जिसमें जो है आपको जनता की भलाई से ऊपर आपको जो है पार्टी की लाइन की तरह सोचना होगा। तीसरा, स्पीकर को जो है सदन में एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित निर्णय का जो है सुप्रीम पावर दिया गया है। तो ये पारदर्शिता में रुकावट पैदा करता है। क्यों? क्योंकि जो है जो स्पीकर होते हैं वो भी जो है सत्ता पार्टी से ही जुड़े रहते हैं, वो उसके पार्टी के द्वारा ही चुने गए होते हैं, तो वो पार्टी को तो जो है सदस्यता जो है छोड़ते नहीं हैं। जबकि अदर देशों में क्या है कि वहाँ पे जो है जैसे स्पीकर वो चुन लिए जाते हैं तो वो जो है न्यूट्रल हो जाते हैं, वो किसी पार्टी से जो है फिर सदस्य नहीं रह जाते, वो न्यूट्रल हो जाते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, तो ऐसे में जो है ट्रांसपेरेंसी का जो है में रुकावट पैदा होती है। उसी तरह जो है कह सकते हैं कि जो दल बदल है वो निर्भरता कानून के डर से एमपी या एमएलए लोगों की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाता है। लोगों के प्रति जो उनकी उत्तरदायिता होती है कि उनको जो है 5 साल बाद फिर से जो है जनता के सामने आना है, उनको जवाब देना है, तो इन सब जो है आकांक्षाओं पे ये खरा नहीं उतर पाते, सिर्फ एंटी डिफेक्शन लॉ कानून के डर से। और इसी तरह देख सकते हैं कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसकी जो प्रकृति है, उसका नेचर है, बहुत जो है व्यापक बनाया गया है। जबकि हर बिल जो है उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, कुछ इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ नॉन इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है मुद्दों पे ही लागू हो, लेकिन यहाँ पे तो हर मसले पर, यानी छोटी सी कोई भी मुद्दा हो, बड़ा कोई डिस्कशन हो, मतलब हर छोटी से छोटी बात पर भी जो है ये जो है लागू होता है। अगला देखें तो एंटी डिफेक्शन लॉ पर जो निर्णय लेने वाले स्पीकर हैं उनकी कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है कि आपको इतने समय सीमा पे जो है अपना निर्णय दे देना है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जो उनकी पार्टी के जो ऐसे मसले होते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ के केसेस होते हैं, उनको जो है वो लटकाए रहते हैं, लंबे समय तक जो है उस पर निर्णय नहीं सुनाते क्योंकि कोई समय सीमा ही नहीं निर्धारित है। और जबकि किसी अगर विपक्षी पार्टी को तो वो फटाफट जो है निर्णय सुना देते हैं। तो ऐसे में जो उथल पुथल पार्टी में जो है भारी अस्थिरता हो जाती है, किसी भी पार्टी में उथल पुथल मच जाता है, खरीद फरोख्त होती है इस तरह की जो है बातों से। ऐसे में क्या है, फास्ट और जो गैर पक्षपातपूर्ण न्याय है ये उसके विरुद्ध हो जाता है, ये लोकतंत्र की जो इस्टेब्लिशमेंट की गई है उसके भी विरुद्ध हो जाता है। तो ऐसे में हम एक और बात करूँगी कि जो चुने गए सदस्य होते हैं उनको जो है वोटिंग की कोई स्वतंत्रता नहीं है अपने देश में। जबकि ब्रिटेन की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, तो वो उसी पार्टी के मेंबर होते हुए भी वो उससे अलग अपना जो है राय रख सकते हैं, उनसे जो है उनके विरुद्ध जाके वोटिंग कर सकते हैं, जो उनके विचार हो अपने उस विचार को रख सकते हैं। जबकि भारत में ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं है। अब हम बात करेंगे वे फॉरवर्ड के बारे में कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। इसमें स्पीकर की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो समय पर जो है इसके निर्णय ले लें। एंटी डिफेक्शन लॉ सभी बिल की वोटिंग पर नहीं लागू होना चाहिए। गवर्नमेंट को केवल महत्वपूर्ण बिलों की जो है क्राइटेरिया डिसाइड करना चाहिए और उन्हीं पर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होना चाहिए। स्पीकर चुने जाने के बाद जो है जो स्पीकर हैं उनका पार्टी से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, ताकि पार्टी से स्वतंत्र होकर जो है निष्पक्षतापूर्ण जो है अपना कार्य कर सके, अपना निर्णय सुना सकें और जो है सदन की जो कार्यवाही है उसको जो है प्रॉपर तरीके से वो मैनेज कर सकें, जैसा कि जो है ब्रिटेन में होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।